Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मिस्टर प्लीडर। आज हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है दी सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979। ये एक किराएदारी का कानून है या फिर इसको टेनेंसी लॉ भी कहा जाता है। जब कभी मालिक मकान और उसके किराएदार के बीच में कोई इशू आ जाता है तो इस एक्ट के थ्रू उसको रिजॉल्व किया जाता है। यानी उसके जो राइट्स होते हैं टेनेंट के और लैंडलॉर्ड की जो राइट्स और ड्यूटीज़ होती हैं उन सब को इस एक्ट में डील किया गया है। इसको हम सेक्शन बाय सेक्शन कवर करेंगे। इसका सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल। कहता है कि शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है कि इस एक्ट का नाम क्या है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979। इस एक्ट को जो है वो सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस कहा जाता है और ये इट एक्सटेंड्स टू प्रोविंस ऑफ सिंध, यानी ये पूरे पाकिस्तान में अप्लाई नहीं होता, सिर्फ सूबाए सिंध में अप्लाई होता है। सेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 2 कहता है कि डेफिनेशंस, यानी हर एक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिंग होती है और उसको डेफिनेशंस में डाल दिया जाता है। नंबर 1 पे है ए बिल्डिंग। बिल्डिंग किसको कहा जाता है? कहते हैं कि एनी बिल्डिंग और पार्ट टुगेदर विथ ऑल फिटिंग एंड फिक्चर्स इंक्लूडिंग एनी गार्डन, गैरेज, ओपन स्पेस। यानी कोई भी बिल्डिंग होती है उसके साथ जो गार्डन होता है, गैरेज होता है, ओपन स्पेस होता है और फिटिंग और फिक्चर्स, यानी जैसे सीढ़ियाँ वगैरह हो गई और उसमें जो अंदर फिटिंग फिक्चर्स होते हैं उस सब को मिला के एक बिल्डिंग कहा जाता है इस एक्ट के थ्रू। बी में कहता है कि कंट्रोलर मीन्स एनी कंट्रोलर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 4। कंट्रोलर का मतलब होता है ये एक सिविल जज होता है जो सिविल मैटर्स देखता है। जब कभी भी ऐसा किराएदारी का जो मैटर होता है, जो मालिक मकान और उसके किराएदार के बीच में जो इशू आ जाता है तो वो उस सिविल जज के पास चला जाता है जिसको हम बाद में कंट्रोलर कहते हैं, या फिर एक सेपरेट जो है वो जज अपॉइंट किया जाता है जिसको कंट्रोलर कहा जाता है, या तो एक ही जज के पास ये दोनों पावर्स होती हैं। तो ये था सेक्शन 2 का बी। उसके बाद है सी, फेयर रेंट, यानी मुनासिब रेंट कहा जाता है कि ज़्यादा भी इतना ना होना चाहिए, इतना कम भी ना होना चाहिए। ये सेक्शन 8 में डिफ़ाइन किया गया है, इसको आगे डिफ़ाइन करेंगे। डी में कहता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बात करता है, ये फेडरल गवर्नमेंट की बात नहीं करता। लैंड ई में है मीन्स लैंड और ओपन स्पेस अटैच्ड विथ अपार्टमेंट और एनी बिल्डिंग। सिंपल बात करता है कि ओपन स्पेस जो होती है, जो बिल्डिंग के साथ अटैच्ड होती है, किसी अपार्टमेंट के साथ होती है, जैसे गैरेज हो गया, गार्डन हो गया, उसको भी ये लैंड कहा जाएगा। एफ में कहा जाता है लैंडलॉर्ड। सिंपल गाने काट के लैंडलॉर्ड का मतलब होता है मालिक मकान। जो मालिक मकान होता है उसको लैंडलॉर्ड कहा जाता है, या फिर उसको भी लैंडलॉर्ड कहा जाता है जो मकान मालिक की अथॉरिटी पे रेंट वगैरह जो है वो वसूल करने आता है, उसको भी लैंडलॉर्ड कहा जाता है। उस वक्त जब वो रेंट वसूल करता है उसकी परमिशन के साथ, उसको लैंडलॉर्ड कहा जाता है, मालिक मकान। ऑनर ऑफ द प्रेमिसेस आर अ पर्सन हु इज़ ऑथोराइज्ड और एंटाइटल्ड टू रिसीव रेंट ऑन बिहाफ ऑफ ऑनर। यानी वो सिंपल बात करता है, या तो वो खुद मालिक मकान होता है या फिर ऐसा बंदा जो उसकी बिहाफ पे रेंट वसूल करता है, उसको भी लैंडलॉर्ड कहा जाता है। जी में कहता है पर्सनल यूज़, यानी वो खुद की यूज़ के लिए, मीन्स द यूज़ ऑफ द प्रेमिसेस बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज़, वाइफ, हस्बैंड, सन और डॉटर। यानी खुद के लिए यूज़ अगर करना चाहते हैं कोई भी प्रॉपर्टी जो किराएदार के पास है तो वो वापस लेना चाहते हैं तो उसको कहते हैं हमें जो है वापस चाहिए, ये पर्सनल यूज़ के लिए हमने यूज़ करना है। तो ये पर्सनल यूज़ भी है, आगे उसको भी डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद है प्रेमिसेस। प्रेमिसेस सिंपल गाने काट के इसका मतलब होता है वो जगह जो है वो रेंट पे दी जाती है, उसको प्रेमिसेस कहा जाता है। मींस बिल्डिंग और लैंड लेट आउट ऑन रेंट बट डज नॉट इंक्लूड अ होटल। यानी वो जो होटल्स होते हैं जिसमें कोई सफ़र करके जाता है, वहाँ पे क़याम करता है, तो उस होटल को छोड़कर बाकी जो चीज़ें जो रेंट पे ली जाती हैं, जैसे घर हो गया, बंगलो हो गया, कोई अपार्टमेंट फ्लैट हो गया, तो ऐसी चीज़ों को जो है वो बिल्डिंग्स में कहा जाता है ये प्रेमिसेस है। होटल को छोड़कर बाकी चीज़ों को प्रेमिसेस कहा जाता है, यानी ऐसी चीज़ जो किराए पे दी जाती है उसको प्रेमिसेस कहा जाता है।
रेंट रेंट का मतलब है किराया, इंक्लूड्स वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड सच अदर चार्जेस विच आर पेएबल बाय टेनेंट। रेंट पे देने के बाद जो भी अगर उस एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा गया कि इस घर के साथ पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, गैस मिलेगी, तो उसके साथ अगर वो यूज़ करता है तो रेंट में उसको वो भी देनी पड़ेंगी, यानी वो बिल पे करने पड़ेंगे। वो जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं वो सारे इसको पे करने पड़ेंगे, जिसको रेंट में डिफ़ाइन किया गया है। उसके बाद है टेनेंट। टेनेंट का मतलब होता है वो किराएदार, मीन्स एनी पर्सन हु अंडरटेक्स आर इज़ बाउंड टू पे रेंट एज फॉर पोजीशन ऑफ प्रेमिसेस बाय हिम। सिंपल टेनेंट को जो है वो किराएदार कहा जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सेक्शन 1 को शॉर्ट टाइटल और उसके बाद डेफिनेशंस को डिफ़ाइन किया, जिसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हमने कवर की। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। आज कुछ और इम्पॉर्टेंट सेक्शंस कवर करेंगे। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 4, जिसमें कंट्रोलर्स को डिफ़ाइन किया गया है। कहता है कि अ पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ कंट्रोलर हु हैज़ वर्कड और हैज़ बीन वर्किंग एज अ सिविल जज और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट फॉर नॉट लेस देन 3 ईयर्स। सिंपल बात करता है कि ऐसा बंदा जिसने 3 साल तक एज अ सिविल जज काम किया हो, या फिर ऐसा बंदा जो 3 साल से सिविल जज एज काम कर रहा है करंटली, या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ऐसे बंदे को कंट्रोलर अपॉइंट किया जा सकता है, जो कि किराएदारी के जो इश्यूज़ आते हैं उनको रिजॉल्व करता है। या पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि गवर्नमेंट में अपॉइंट 1 और मोर कंट्रोलर्स इन एनी डिस्ट्रिक्ट एंड इफ मोर देन 1 कंट्रोलर इज अपॉइंटेड इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट शैल डिफाइन द लोकल लिमिट्स विद इन ईच कंट्रोलर शैल एक्सरसाइज द ज्यूरिसडिक्शन। अगर गवर्नमेंट कहती है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक जो है वो कंट्रोलर अपॉइंट किया जाता है, जो किराएदारी के जो इश्यूज़ होते हैं टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में, उनको रिजॉल्व करता है, लेकिन अगर एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा कंट्रोलर अपॉइंट किए जाते हैं तो उनकी जो ज्यूरिसडिक्शन होती है, हदूद होती है, वो तय की जाती है। आधी एक यानी वो उसको देखता है और आधी को जो है वो दूसरा देखता है। तो उनकी ज्यूरिसडिक्शन जो होती है, हदूद होती है, उनको तय किया जाता है। सेक्शन नंबर 4 में यही डिफ़ाइन किया गया है। उसके बाद है सेक्शन 5। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सेक्शन 5 में कहता है एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, यानी मकान मालिक और किराएदार के बीच में जो एग्रीमेंट होती है उसको डिफ़ाइन किया गया है। पॉइंट नंबर 1 में कहता है द एग्रीमेंट बाय विच अ लैंडलॉर्ड लेट्स आउट एनी प्रेमिसेस टू अ टेनेंट शैल बी इन राइटिंग एंड इफ सच एग्रीमेंट इज नॉट कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल इट शैल बी अटेस्टेड साइंड और सील्ड विद द सील ऑफ कंट्रोलर। कहते हैं जो एग्रीमेंट लैंडलॉर्ड और किराएदार के बीच में की जाती है वो रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। अगर वो तो कंपलसरी रजिस्ट्रेबल है, यानी जैसे हम कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो वो रजिस्टर कराते हैं अपने नाम पर। अगर वो कंपलसरी है तो उसको कराया जाएगा, लेकिन अगर वो कंपलसरी नहीं है तो वो अटेस्टेड करवाई जाएगी या फिर कंट्रोलर से उसको सील करवाई जाएगी। कंट्रोलर के पास एक स्टैम्प होता है जिससे वो लगा के उसको सील कर देते हैं, तो वो एग्रीमेंट उनकी हो जाती है। अगर वो छोटी सी प्रॉपर्टी है, जैसे कोई घर हो गया, कोई दुकान हो गया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे फैक्ट्री हो गई या बड़ी बिल्डिंग हो गई, ऐसी बड़ी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाया जाता है। पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि वेयर एन एग्रीमेंट इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड डीड एंड वेयर द एग्रीमेंट इज नॉट सो रजिस्ट्रेबल द ओरिजिनल डीड ड्यूली अटेस्टेड अंडर सबसेक्शन 1 shall be produced and accepted in proof of the relationship of landlord and tenant। कहता है कि अगर उनके बीच में कोई मसला आ जाता है तो वो जो रजिस्टर्ड अगर प्रॉपर्टी है, रजिस्टर्ड बड़ी प्रॉपर्टी है, तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस की जाएगी एज अ सबूत के तौर पर। लेकिन अगर वो इतनी प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, तो उसकी जो ओरिजिनल डीड है, जिसको स्टैम्प पेपर कहते हैं हम, स्टैम्प पेपर पे जो एग्रीमेंट की जाती है, वो ओरिजिनली कोर्ट में जो है वो प्रोड्यूस की जाएगी, वो दी जाएगी एज अ सबूत अगर टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में कोई इशू आ जाता है तो ये था आज का हमारा सेक्शन 5, जिसमें एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बारे में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो है वो टेनेंट और लैंडलॉर्ड जो होते हैं वो रिटन फॉर्म में एक एग्रीमेंट जो है वो लिखते हैं। अगर तो वो कंपलसरी रजिस्ट्रेबल बड़ी प्रॉपर्टी होती है तो रजिस्ट्रार के पास उसको रजिस्टर करवाया जाता है, अगर नहीं तो उसको स्टैम्प पेपर पर लिख के उसको अटेस्टेड करवाया जाता है। तो ये सेक्शन 5 था जिसमें एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड और
टेनेंट के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद है सेक्शन 6, एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें टेन्योर ऑफ टेनेंसी बताया गया है, यानी किराएदारी की मुद्दत क्या होती है। कहते हैं नो टेनेंसी शैल बी वैलिड बियॉन्ड सच पीरियड एज द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट हैव बाय म्यूचुअली एग्रीमेंट फिक्स्ड, यानी जो मालिक मकान है और उसके साथ किराएदार है उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुई है, अगर उस पीरियड उन्होंने तय किया है अगर वो गुजर जाता है तो उसके बाद वो जो एग्रीमेंट है वो ऑटोमेटिकली अनवैलिड हो जाती है। सिंपली वही लिखता है नो टेनेंसी शैल बी वैलिड बियॉन्ड सच पीरियड एज द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट हैव बाय म्यूचुअली एग्रीमेंट फिक्स्ड, यानी वो उसकी जो टेन्योर जो होती है, मुद्दत होती है किराएदारी की, एग्रीमेंट की, वो यही होती है कि जो उन्होंने फ़िक्स की वो जब डेट गुजर जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगी, अनवैलिड हो जाएगी। तो ये था आज हमारा लेक्चर जिसमें हमने जो है वो कंट्रोलर भी पढ़ा और एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड और टेनेंट भी पढ़ा। उसके साथ साथ हमने ये टेन्योर ऑफ टेनेंसी पढ़ा कि किराएदारी की मुद्दत क्या होती है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। आज कुछ और इम्पोर्टेंट सेक्शंस कवर करेंगे। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 7, कहता है हायर रेंट नॉट चार्जेबल, यानी ज़्यादा किराया काबिल वसूल नहीं। पॉइंट नंबर 1 में कहता है नो लैंडलॉर्ड शैल चार्ज और रिसीव रेंट हायर देन दैट म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज़, यानी पार्टीज़ के बीच में, यानी मालिक मकान और किराएदार के बीच में जो किराया तय हो गया है उससे ज़्यादा जो है वो लैंडलॉर्ड नहीं लेगा। पॉइंट नंबर 2 में कहता है इफ़ द फेयर रेंट हैज़ बीन फिक्स्ड बाय द कंट्रोलर जो होता है, एक जज होता है, वो किराया जो है वो फ़िक्स कर देता है कि ऐसी जगह का जो है वो इतनी बड़ी जो एरिया पे जो घर बने हुए हैं उनका जो रेंट होगा वो ये होगा। अगर ऐसे कोई कंट्रोलर ने फिक्स कर रखा है तो उस सूरत हाल में भी जो मालिक मकान है उससे ज़्यादा किराया नहीं लेगा। और पहली पॉइंट में यही कहता है कि अगर मालिक मकान और किराएदार ने जो किराया फ़िक्स किया है उससे ज़्यादा भी किराया नहीं लेगा। तो सिंपल यही सेक्शन 7 कहता है कि हायर रेंट नॉट चार्जेबल, यानी ज़्यादा किराया काबिल वसूल नहीं। क्या बात है सर, क्या बात उसके बाद है सर, सेक्शन क्या 7 जिसमें कहता है कि द फेयर रेंट, यानी मुनासिब रेंट। मुनासिब रेंट क्या होता है, कहता है द कंट्रोलर शैल ऑन एप्लीकेशन बाय द टेनेंट और लैंडलॉर्ड डिटरमाइन द फेयर रेंट ऑफ द प्रेमिसेस आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर्स। सिंपल बात है, या जो एप्लीकेशन देता है, जो किराएदार होता है, उससे अगर ज़्यादा किराया लिया जा रहा है तो वो कोर्ट में जो है वो कंट्रोलर के पास एक एप्लीकेशन देता है कि जो मालिक मकान है मेरा वो ज़्यादा किराया मुझसे लेता है। तो उस सूरत हाल में या फिर जो लैंडलॉर्ड है वो ये एप्लीकेशन फ़ाइल करता है कि आपने जो हमारे एरिया में जो रेंट फ़िक्स करके रखे हुए हैं वो बिल्कुल कम है आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से, या जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं घर में उसके हिसाब से कम है। तो उस सूरत हाल में जो मालिक मकान होता है वो भी एप्लीकेशन फ़ाइल करता है। तो जो जज होता है, जो कंट्रोलर होता है, वो ये चीज़ें देखते हुए उनका जो रेंट होता है वो दोबारा से तय करता है। वो 4 चीज़ें क्या हैं, वो ये हैं द रेंट ऑफ द सिमिलर प्रेमिसेस सिचुएटेड इन द सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, यानी सेम हालत में जो उसी एरिया में दूसरी जगह हैं, जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका रेंट भी मालूम किया जाएगा। बी में कहता है द राइज़ इन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर चार्जेस, जो कंस्ट्रक्शन के चार्जेस हैं, रिपेयरिंग के चार्जेस हैं, वो भी देखी जाएंगी। और इम्पोजिशन ऑफ न्यू टैक्सेस, आजकल जो न्यू टैक्सेस लग रही हैं प्रॉपर्टीज़ पे, वो भी देखी जाएंगी। एंड एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रेमिसेस, जो एनुअल हर साल जो प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ता है उस हिसाब से भी देखा जाएगा और जो है वो उसका रेंट तय किया जाएगा। अगर जो किराएदार ने एप्लीकेशन दी है तो अगर वो बोलेगा कि सर ये ज़्यादा लेता है तो वो ये चारों चीज़ें देख के वो उसको रेंट को जो है वो फ़िक्स करेगा। अगर मालिक मकान ने दी है कि आपने जो रेंट फ़िक्स करके रखा हुआ है वो बिल्कुल कम है, तो फिर भी ये 4 चीज़ें देखते हुए कंट्रोलर जो होता है वो उस रेंट को जो है वो बढ़ाता है या फ़िक्स करता है, जो भी करता है। लेकिन यही इस सेक्शन में डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 8 में, द फेयर रेंट के मुनासिब रेंट क्या होगा। ये था सेक्शन 4। उसके बाद है सेक्शन 9 जिसमें लिमिट ऑफ द फेयर रेंट जो है वो बताई गई है कि फेयर रेंट की जो लिमिट होगी वो क्या होगी। पॉइंट नंबर 1 में कहता है वेयर द फेयर रेंट ऑफ एनी प्रेमिसेस हैज़ बीन फिक्स्ड
कहते हैं कि अगर तो उस प्रेमिसेस की जो रेंट है वो फिक्स्ड है, नो फर्दर इंक्रीज शैल बी इफेक्टेड अनलेस अ पीरियड ऑफ 3 years हैज़ elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ द सच फिक्सेशन। यानी 3 साल अगर जो उस एरिया की जो रेंट है वो फिक्स की गई है तो वो 3 साल तक उसकी जो है इंक्रीज़ जो है रेंट में बिल्कुल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि द इंक्रीज इन रेंट शैल एक्सीड 10% ऑन द एग्जिस्टिंग रेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वो ये है कि मैं आपको सिंपल एक मिसाल देता हूँ कि कहता है कि जो रेंट है उसमें इंक्रीज़ नहीं करेगा, लेकिन 10% जो है वो एग्जिस्टिंग रेंट पे जो है वो बढ़ाएगा। वो ऐसे है, सपोज़ करें ये एक घर है, उस घर का जो किराया है वो 10,000 है, 10,000 देता है, लेकिन वो बोलता है कि हर साल जो है वो 10% एग्जिस्टिंग रेंट पे बढ़ाएगा। जब वो साल पूरा होगा तो उस 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000 होता है। यानी जब साल पूरा हुआ तो उसके बाद 10% बढ़ा के उसको 11,000 जो है वो देने पड़ेंगे। लेकिन जो 10,000 पहले वाले हैं 3 साल तक इसको नहीं बढ़ाएगा, 3 साल तक इसको नहीं बढ़ाएगा। ऐसे नहीं कि साल ख़त्म हुआ और उसने कहा कि भाई अब मैं 20,000 में दूंगा, 30,000 में दूंगा, तो ऐसे नहीं कर सकता। 10% तो बढ़ाएगा, लेकिन वो एग्जिस्टिंग जो रेंट होगा सिर्फ उस पे ही बढ़ाएगा। 3 साल जब गुजर जाएंगे तो उसके बाद ये जो है वो उस वैल्यू को देखते हुए उस रेंट को बढ़ा सकता है। लेकिन 11,000 हुआ, जैसे ही साल जो है वो ख़त्म होगा तो अब 11,000 का 10% निकलेगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग रेंट जो है वो 11,000 हो गया है 2 साल के बाद। तो ये है लिमिट ऑफ फेयर रेंट, यानी एग्जिस्टिंग रेंट का जो है वो रेंट 3 साल तक नहीं बढ़ा सकता, लेकिन जो एग्जिस्टिंग रेंट है वो साल 10% उसका जो है वो रेंट बढ़ाया जाएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन है थोड़ी ही काम की चीज़ के 10,000 जो मेन रेंट है, किराया है, उसको 3 साल तक नहीं बढ़ाएगा, लेकिन वो जो मेन किराया है उस पे हर साल 10% जो है वो सिर्फ बढ़ाया जाएगा। ऐसे नहीं है कि 10,000 है तो अगले साल जो है वो 40,000 कर दे, 50,000 कर दे, नहीं, सिर्फ उसका 10% ही बढ़ा सकता है। यानी 10,000 का 10% 1,000 ही बनता है। सो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन मैंने फिर भी ट्राई किया कि ये आपको ईजी वे में समझ में आए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आज कुछ और इम्पोर्टेंट सेक्शंस कवर करेंगे। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 10, पेमेंट ऑफ रेंट। सिंपल रेंट की पेमेंट के बारे में बात करता है। पॉइंट नंबर 1 में कहता है द रेंट शैल बी पेड नॉट लेटर देन द 10th ऑफ द मंथ। सिंपल ये बात है गाने काट के कि जो एग्रीमेंट होती है मालिक मकान और किराएदार के बीच में कि हम 20 तारीख को किराया देंगे तो फिर वो ठीक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर उन्होंने एग्रीमेंट की है कि किराया देंगे लेकिन वो डेट नहीं लिखी तो बाय डिफ़ॉल्ट उनको 10th ऑफ द मंथ यानी 10 तारीख से पहले उनको देनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 1 में ये कहता है। 2 में कहता है वेयर द लैंडलॉर्ड हैज़ रिफ्यूज्ड और अवॉइडेड टू एक्सेप्ट द रेंट it may be sent to him by postal money order or be deposited with the controller। लेकिन कहता है कि अगर वो जो मालिक मकान है वो किराया लेने से इनकार कर देता है तो उनको बाय पोस्ट यानी पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी जो है वो भेजे जा सकते हैं, या फिर वो कंट्रोलर के पास भी जमा करवाए जा सकते हैं कि कंट्रोलर उनको खुद देगा। पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि द रिटन एक्नॉलेजमेंट पोस्टल मनी ऑर्डर रिसिप्ट shall be produced and accepted in proof of the payment of the rent। लेकिन अगर उनका कोई टसल आ जाता है, कोई इशू आ जाता है, तो जो पोस्टल मनी की जो ऑर्डर है यानी वो लेने से इनकार कर देता है और बाद में कहता है कि इन्होंने दी नहीं है, तो उस सूरत में वो जो किराएदार होता है अगर वो पोस्टल मनी ऑर्डर से भेजता है तो उसकी जो रिसिप्ट होती है वो एज अ प्रूफ जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है कोर्ट में कंट्रोलर के पास कि हमने बाय पोस्ट उनको सेंड की है, उसकी ये रिसिप्ट है। तो ये है सेक्शन 10 जिसमें ये बातें की गई हैं कि अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर डेट नहीं लिखी एग्रीमेंट पे 10 तारीख से पहले उनको रेंट देना पड़ेगा। अगर वो लेने से इनकार करता है तो उनको बाय पोस्ट जो है वो भेजी जा सकती है, और अगर जो उनका पोस्टल मनी ऑर्डर का रिसिप्ट है तो वो एज अ प्रूफ जो है वो कोर्ट में कंट्रोलर के पास जो है वो दिया जा सकता है। ये है सेक्शन
10 पेमेंट ऑफ रेंट। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उसके बाद है सेक्शन 11 कहता है कि डिसकंटिन्यूस ऑफ एमिनिटीज़ एंड सर्विसेज, यानी सहूलियात जो होती हैं घर में उसको डिसकंटिन्यू करना, जैसे गैस, बिजली, वाटर हो गया और चीज़ें हो गई तो उनको काट देना। पॉइंट नंबर 1 में कहता है नो लैंडलॉर्ड शैल डिसकंटिन्यू एनी सर्विस सच एज इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर एक्सेप्ट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द टेनेंट और आफ्टर द डायरेक्शन ऑफ कंट्रोलर। वही बात करता है कि जो मालिक मकान होता है वो ऐसी जो सहूलियात होती हैं बिजली, गैस, वाटर की, उसको काट नहीं सकता, लेकिन प्रीवियस कंसेंट की बात करता है कि अगर उनको पहले ही बता दिया गया हो कि हम ये करेंगे तो फिर तो ठीक है, या फिर कंट्रोलर जो है वो कंट्रोलर ने मालिक मकान को डायरेक्शन दी हो कि जो मालिक मकान होता है वो एप्लीकेशन फ़ाइल करता है ना कि ये गैस, बिजली के और वाटर के बिल पे नहीं करता, तो उस सूरत हाल में जो कंट्रोलर होता है वो मालिक मकान को ऑर्डर करता है, डायरेक्शन देता है, डायरेक्ट करता है कि आप इनकी काट दें, तो उस सूरत में ठीक है। लेकिन ये बिल भी पे करता है, सब कुछ करता है और फिर भी मालिक मकान काट देता है तो फिर वो गलत है। पॉइंट नंबर 2 में कहता है where the landlord has discontinued any service in contravention of subsection 1, the tenant may make an application to controller for restoration। लेकिन अगर पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि जो मालिक मकान होता है वो फिर भी काट देता है तो जो किराएदार होता है वो एप्लीकेशन जो है वो फ़ाइल करेगा, यानी कंट्रोलर के पास ये इसको रिस्टोर करने के लिए, दोबारा बहाल करने के लिए एक एप्लीकेशन देगा। जो कंट्रोलर होता है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद, ये देखने के बाद उसको रिस्टोर कराने का हुक्म देता है। पॉइंट नंबर 2 में ये कहता है। पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि वेयर द कंट्रोलर आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज ही सेटिस्फाइड दैट द सर्विस हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड विदाउट सफिशिएंट कॉज, he shall make an order directing the landlord to have the service restored within such period। यानी वो जो कंट्रोलर होता है, एक जज होता है सिविल, वो देखता है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि बग़ैर किसी सबब के जो है उन्होंने काट दी है, किराएदार की ये सहूलियात काट दी हैं, तो उनको डायरेक्ट करता है कि इस पीरियड के अंदर उनको रिस्टोर कर दिया जाए, उनको ये सारी चीज़ें बहाल करके दी जाएं। तो ये पॉइंट नंबर 3 में कहता है। पॉइंट नंबर 4 में कहता है where the landlord has failed to comply with the order of the controller may make necessary steps to get services restored and recover the cost from landlord। वही बात करता है कि अगर जो लैंडलॉर्ड है वो कंप्लाई नहीं करता कंट्रोलर के ऑर्डर से, तो जो कंट्रोलर होता है वो उसको कहता है कि जो नेसेसरी जो एक्ट होते हैं वो उनको करवाता है, या फिर जो किराएदार होता है उसको कहता है कि आप ये सारी चीज़ें कर दें और जो पैसे बनते हैं इनकी किराए से काट लें। अगर वो किराए से ज़्यादा का काम है तो फिर वो उनसे वसूल किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 में कहता है वेयर द लैंडलॉर्ड हैज़ कंट्रोवेंड खिलाफवर्जी ऑफ सबसेक्शन 1, he shall be punished with simple imprisonment for period not exceeding 6 months or with fine or with both। लेकिन अगर फिर सारी सूरत हाल के बाद भी फिर भी काटता है, खिलाफ वर्जी करता है, तो उस सूरत हाल में उसको जो है वो मालिक मकान को पनिश किया जाएगा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, और वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगी और फ़ाइन भी हो सकती है। तो ये है सेक्शन हमारा जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, जिसमें पढ़ा कि किस तरह से जो है वो डिसकंटिन्यूस करता है, अगर वो बिना सबब के करता है तो उनको बहाल किया जाता है। और उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि लैंडलॉर्ड अगर फिर भी खिलाफवर्जी करता है तो उसको 6 महीने तक सज़ा दी जा सकती है। उसके बाद सेक्शन 12 है, वेरी सिंपल है, वो रिपेयर्स के बारे में बात करता है। सब्जेक्ट्स टू एग्रीमेंट की बात करता है। इफ़ द लैंडलॉर्ड फेल्स टू, अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट है कि, यानी अगर इसका खुलासा दूँ ये है कि वो एग्रीमेंट करते हैं कि हम ये ले रहे हैं, उसका जो कलर है या वाइट वाशिंग है तो वो करा के देंगे, अगर कोई उसमें डिफ़ॉल्ट है, कोई रिपेयरिंग का काम है तो वो भी करा के बाद में देंगे। If the landlord fails to make such repairs or whitewashing as may be necessary to keep the premises in proper shape, the controller may on application direct the tenant for such repairs or whitewashing and the cost be deducted from the rent payable to the landlord। सिंपल बात है, अगर वो जो मालिक मकान है ये एग्रीमेंट के बाद भी ये करा के नहीं दे रहा, तो जो
किराएदार है वो एप्लीकेशन देगा और कंट्रोलर उसको डायरेक्ट करेगा कि ये सारी चीज़ें आप खुद करवा लें और जो भी पैसे बनते हैं उनके किराए से जो है वो काट लें। तो ये है वेरी सिंपल रिपेयर्स सेक्शन 12 में जिसमें डिफ़ाइन किया गया है। आज हमने ये काफ़ी सारे सेक्शंस जो है वो डिफ़ाइन किए, जिसमें डिसकंटिन्यूएंस ऑफ एमिनिटीज़ यानी जो सहूलियात थी उसको भी डिस्कस किया। उसके साथ हमने ये रिपेयर्स को भी देखा कि किस तरह से जो है वो एक किराएदार एप्लीकेशन देता है और एप्लीकेशन के बुनियाद पे कंट्रोलर्स को डायरेक्ट करता है कि आप ये सारी चीज़ें करा दें और इसके जो भी पैसे बनते हैं उसके किराए से काट लें। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। लास्ट लेक्चर में हमने सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर किए थे। आज कुछ और इम्पॉर्टेंट सेक्शंस कवर करेंगे। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 13 एविक्शन यानी बेदखली। कहते हैं नो टेनेंट शैल बी एविक्टेड फ्रॉम द प्रेमिसेस एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डिनेंस, यानी किसी भी किराएदार को जो है उसकी जगह से निकाला नहीं जाएगा, लेकिन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डिनेंस इस एक्ट के तहत जो है उसको जो है वो निकाला जा सकता है। When the tenancy agreement comes to an end, यानी वो जो एग्रीमेंट करते हैं टाइम के लिए कि 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 6 माह के लिए, तो वो अगर एग्रीमेंट टाइम ख़त्म हो जाता है तो वो जेन्युइन तरीके से उसको जो है वो एविक्ट कर सकता है यानी निकाल सकता है उस जगह से। और दूसरी पॉइंट्स ये हैं, द लैंडलॉर्ड हैज़ द राइट टू एविक्ट द टेनेंट ऑन जेन्युइन कंडीशंस, और ये कुछ जेन्युइन कंडीशंस हैं। वो कौन सी हैं? 3 हैं। वो कहता है द प्रॉपर्टी हैज़ सोल्ड, if the renter is causing damages to the premises, if the landlord has heirs want the property for the personal use। ये 3 और भी जो जेन्युइन कंडीशंस हैं वो या तो मालिक मकान ने प्रॉपर्टी सेल कर दी हो, या जो रेंटर है वो टेनेंट है वो प्रॉपर्टी को डैमेजेस दे रहा हो, नुकसानात दे रहा हो। और उसके साथ साथ 3 में कहता है कि लैंडलॉर्ड हैज़ हेयर्स, यानी उसके जो वर्सा हैं, जो लीगल हेयर्स हैं, वो प्रॉपर्टी या खुद जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो उस कंडीशंस में उसको एविक्शन का नोटिस देके, और नोटिस में कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है 1 महीने का, 2 महीने का, कि आप इसको खाली कर दें। तो ये होता है सिंपली एविक्शन, यानी उसको बेदखल करना, उसको खाली कराना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उसके बाद है सेक्शन 14, कहता है डिलीवरी ऑफ वैकेंट पोजीशन यानी खाली कब्जे की तरसील। इसको सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहूँ कि ये कहता है कि अगर कोई विडो यानी वो औरत जिसका हस्बैंड मर चुका हो, या फिर ए माइनर जिसके पेरेंट्स जो है वो डेथ कर चुके हो, वो माइनर हो, और ऐसा बंदा जो कि रिटायर्ड होने वाला हो या फिर वो 60 ईयर का होने वाला हो, तो वो जो है वो उसको जो टेनेंट होता है उसको इन्फॉर्म करता है। कहता है इन्फॉर्म द टेनेंट दैट ही और शी नीड्स द बिल्डिंग फॉर पर्सनल यूज़ एंड रिक्वायर हिम टू डिलीवर वैकेंट पोजीशन ऑफ द बिल्डिंग विद इन सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस। यानी यह भी एविक्शन की तरह ही नोटिस दिया जाता है और टेनेंट को कहा जाता है कि आप इस टाइम के अंदर, यानी 1 महीना 2 महीना जो भी पीरियड दिया जाता है, उसमें आप ये खाली करें। हम इस प्रॉपर्टी को संभाल नहीं सकते, या तो हम इसको पर्सनल यूज़ के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो ये कंडीशंस होती हैं। लेकिन वहाँ एविक्शन में ये था कि प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है, या तो वो प्रॉपर्टी को डैमेजेस दे रहा है टेनेंट, या तो जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए करना चाहते हैं, या एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है, तो उस सूरत में एविक्शन नोटिस देके उनको खाली कराया किया जाता है। लेकिन इसमें जो है वो कहता है कि कोई विडो औरत हो, कोई माइनर हो जिसके वालिदैन जो है वो डेथ कर चुके हैं हो, या फिर ऐसा कोई बंदा जो 60 साल का होने वाला हो, जो अपनी प्रॉपर्टी का ख्याल नहीं रख सकता, तो वो ये डिलीवरी ऑफ वैकेंट पोजीशन का नोटिस देके उनको खाली कराया जा सकता है। तो ये है सिंपली डिलीवरी ऑफ वैकेंट पोजीशन। उसके बाद सेक्शन 15 एप्लीकेशन टू कंट्रोलर की बात करता है, लेकिन वो नोटिस के बाद भी अगर वो खाली नहीं करता तो ये एप्लीकेशन की बात करता है, एप्लीकेशन टू कंट्रोलर। वेयर अ लैंडलॉर्ड सीक्स टू एविक्ट द टेनेंट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 14 ही शैल मेक सच एप्लीकेशन टू कंट्रोलर। लेकिन वो सेक्शन 14 की बात करता है कि अगर वो अकॉर्डेंस विद सेक्शन 14 नहीं करता तो मालिक मकान कंट्रोलर को एक एप्लीकेशन जो है वो लिखेगा। पॉइंट नंबर 2 में द कंट्रोलर शेल मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द टेनेंट टू पुट द लैंडलॉर्ड इन पोजीशन ऑफ द प्रेमिसेस विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। वो कंट्रोलर जो है वो टेनेंट को जो है वो डायरेक्ट करेगा, उसको कहेगा कि आप इनकी पोजीशन को जो इनकी जगह है वो खाली करें और इनको पोजीशन जो है वापस दे दें,
और उसमें पीरियड भी बताया जाता है कि आप इतने टाइम के अंदर इनको जो है वो खाली करके दे दें। तो यही सिंपल सेक्शन 15 है एप्लीकेशन टू कंट्रोलर। तो आज हमने कुछ एविक्शन भी पढ़ा और डिलीवरी ऑफ वैकेंट पोजीशन और उसके साथ साथ एप्लीकेशन टू कंट्रोलर भी पढ़ा। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। आज कुछ और इम्पोर्टेंट सेक्शंस कवर करेंगे। सबसे पहला सेक्शन है 16 एरियर्स ऑफ रेंट यानी किराए के बकाया जात। गाने काट के इस सेक्शन का सिंपल मतलब ये है कि जो किराएदार होता है वो रेंट पे नहीं कर पाता और पिछले भी उसके रेंट रहते हैं और जगह को खाली भी नहीं करता, तो उस सूरत हाल में जो मालिक मकान होता है वो कंट्रोलर के पास एक एप्लीकेशन फ़ाइल करता है कि मेरी जगह को खाली करवाया जाए और इनसे जो बकाया जाते हैं वो भी लिए जाएं। तो कंट्रोलर जो होता है वो इंक्वायरी करता है। कंट्रोलर आफ्टर सच इंक्वायरी करने के बाद जो है वो टेनेंट को कहता है कि आप इस टाइम के अंदर यानी इस पीरियड के अंदर जो भी टाइम देता है 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का, आपके जो बकाया जाते हैं वो इनको पे कर दें। और उसके साथ साथ ये भी डायरेक्ट करता है फर्दर डायरेक्ट द टेनेंट टू डिपॉजिट मंथली रेंट रेगुलरली, यानी जो मंथली रेंट है वो भी टाइम पे किया करें, रेगुलरली पे किया करें और बिफोर द 10th ऑफ एवरी मंथ यानी 10 तारीख से पहले उनका रेंट पे कर दिया करें। यानी उसको एक चांस दिया जाता है, टेनेंट को, किराएदार को एक चांस दिया जाता है कि आप उनके बकाया जात भी पे करें और मंथली रेंट भी टाइम पे किया करें। लेकिन पॉइंट नंबर 2 में कहता है वेयर द टेनेंट हैज़ फेल्ड टू डिपॉजिट द एरियर ऑफ रेंट और टू पे मंथली रेंट अंडर सबसेक्शन 1। लेकिन फिर भी अगर वो टेनेंट जो है वो फेल हो जाता है उसको एरियर्स को पे करने में, टाइम जो दिया जाता है कंट्रोलर की तरफ से, फिर भी फेल हो जाता है या फिर मंथली जो है वो पे नहीं कर पाता अंडर सबसेक्शन 1, हिज डिफेंस शैल बी स्टक ऑफ, यानी उसका जो दिफा है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और लैंडलॉर्ड को जो है वो कहा जाता है कि आपको ये प्रेमिसेस की जो पोजीशन है वो वापस दी जाएगी। सिंपल कहता है एंड द लैंडलॉर्ड शैल बी पुट इनटू द पोजीशन ऑफ द प्रेमिसेस विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कंट्रोलर इन ऑर्डर। जो कंट्रोलर होता है उसको किराएदार को ऑर्डर करता है कि आप इनकी जगह को खाली करें और इस टाइम के अंदर, वो टाइम दिया जाता है 1 महीने का, 15 दिन का, 2 महीने का, कि इस टाइम के अंदर जगह को खाली करें और मालिक मकान को वापस पोजीशन में दे दें उस जगह को। तो ये ही सिंपल एरियर्स ऑफ रेंट है, किराए के बकाया जात। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उसके बाद है कंपनसेशन फॉर वेक्सेशियस एविक्शन where the controller is satisfied that any application made by the landlord for the eviction of the tenant is frivolous or vexatious। सिंपल अगर इसकी बात करें तो वो जो मालिक मकान होता है वो एप्लीकेशन फ़ाइल करता है कि मेरी जगह को खाली करवाया जाए, लेकिन वो जो एप्लीकेशन होती है वो बेमकसद होती है, कोई सबब नहीं होता। जो किराएदार होता है उसकी सारी जो फार्मेलिटीज़ होती हैं वो भी पूरी होती हैं, टाइम पे रेंट देता है, जो यूटिलिटीज़ के बिल होते हैं वो भी पे करता है, लेकिन फिर भी बिला वजह जो बिना सबब के अगर वो फ़ाइल करता है एप्लीकेशन के इसको एविक्ट करवाया जाए, तो अगर वो कंट्रोलर को लगता है कि ये गलत एप्लीकेशन इसने जो है वो लगाई है तो उस सूरत हाल में उस पर कंपनसेशन जो है वो दी जाती है टेनेंट को। उस पर एक पेनल्टी जो लगाई जाती है किसकी तरफ से, ये जो कंट्रोलर होता है वो मालिक मकान पे पेनल्टी लगा देता है कि आपने गलत जो है वो तरीके से इसको निकालने की कोशिश की है, सो लिहाजा आप पे ये पेनल्टी लगाई जाती है जिसकी कंपनसेशन जो है वो दी जाती है और वो जो कंपनसेशन ली जाती है वो किराएदार को दी जाती है। सिंपल यही इसका जो है वो मतलब है, कंपनसेशन फॉर वेक्सेशियस एविक्शन। उसके बाद है सेक्शन 18 चेंज इन ऑनरशिप। सिंपल बात करता है कि जब ऑनरशिप चेंज हो जाती है या तो वो सेल कर देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं, या फिर इनहेरिटेंस के थ्रू अगर वो प्रॉपर्टी की ऑनरशिप चेंज हो जाती है तो जो न्यू ऑनर होता है, न्यू ऑनर शैल सेंड एन इंटीमेशन यानी इतला भेजेगा ऑफ सच ट्रांसफ़र इन राइटिंग बाय रजिस्टर पोस्ट टू द टेनेंट एंड टेनेंट शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव द डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ द टेनेंट एंड द रेंट ड्यू इज पेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट when the intimation reach the tenant। सिंपल बात है, जो न्यू ऑनर होगा वो बाय पोस्ट जो है वो इंटीमेशन इतला भेजेगा कि आप उसको भेजेगा कि आपके जो भी रेंट रहते हैं वो 30 दिन के अंदर जो है वो हमें पे कर दें और आपका जो न्यू ऑनर है वो हम हैं और आप मंथली जो है वो हमें
रेंट पे किया करें और टाइम के अंदर पे किया करें। सिंपल यही बात है। चेंज इन ऑनरशिप जब होती है तो वो जो न्यू ऑनर होता है इंटीमेशन इत्तला सेंड करता है बाय पोस्ट उसको इत्तला करने के लिए कि आपकी जगह का जो ऑनर है वो चेंज हो चुका है। अगर आपकी कुछ पैसे रहते हैं, कुछ ड्यूज़ रहते हैं तो वो आप इस पीरियड के अंदर हमें पे कर दें और आप मंथली जो रेंट होता है उसको पे करने में कोई भी डिफ़ॉल्ट ना किया करें। तो यही सिंपल इसका मतलब है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर करेंगे। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 19 प्रोसीजर। इसको हम सिंपल में बात करेंगे गाने काट काट के। कहता है कि वेयर एन एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड टू द कंट्रोलर, जब कंट्रोलर के पास कोई एप्लीकेशन आती है, ही शैल इशू अ नोटिस टू द रिस्पोंडेंट टू फाइल रिटन रिप्लाई, यानी जो एप्लीकेशन फाइल करता है उसको एप्लीकेंट कहा जाता है जिसको इशू होता है, और जिसके खिलाफ एप्लीकेशन फाइल करता है उसको रिस्पोंडेंट कहा जाता है। और जो कंट्रोलर होता है उनको नोटिस जो है वो जारी करता है कि आप जो है वो 15 दिन के अंदर जवाब दें। सिंपल पॉइंट नंबर 1 में ये कहता है। पॉइंट नंबर 2 में कहता है वेयर ऑन द डे फिक्स्ड इन द नोटिस फॉर द रिस्पोंडेंट टू फाइल रिटन रिप्लाई, इफ़ रिस्पोंडेंट फेल टू फाइल हिज रिप्लाई विदाउट एनी रीज़न एक्सक्यूज द कंट्रोलर में इशू एन ऑर्डर। वो जो रिस्पोंडेंट होता है जिसके खिलाफ एप्लीकेशन फ़ाइल होती है उसको नोटिस दिया जाता है कि आप रिटन रिप्लाई जो है वो कोर्ट को दे दें। लेकिन अगर वो फेल हो जाता है वो रिटन रिप्लाई देने में, तो कोर्ट जो है वो उसको ऑर्डर जो है वो इशू करती है कि आप किसी भी सूरत में रिटन रिप्लाई ये जो है वो फाइल करें। पॉइंट नंबर 2 में ये कहता है। पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि वेयर द रिस्पोंडेंट हैज़ फाइल्ड द रिटन रिप्लाई, द कंट्रोलर शैल प्रोसीड टू रिसीव एविडेंस फर्स्ट ऑफ द एप्लीकेंट एंड हिज विटनेसेस एंड देन ऑफ द रिस्पोंडेंट एंड हिज विटनेसेस। सिंपल बात है कि अगर वो रिप्लाई रिटन में फ़ाइल कर देता है तो सबसे पहले एप्लीकेंट यानी जो एप्लीकेशन देता है उसका और उसके जो विटनेसेस होते हैं, गवाह होते हैं, उनके एविडेंस जो है वो लिए जाते हैं, उनसे कसमनामे जो है वो लिए जाते हैं प्रोसीजर के तहत। और उसके बाद जो रिस्पोंडेंट होता है, जवाबदेह होता है, और उसके जो विटनेसेस होते हैं, गवाह होते हैं, उनके सबूत और जो कसमनामे होते हैं उनसे उनके बाद जो है वो लिया जाता है। पॉइंट नंबर 3 में ये कहता है। शाबाश बेटा। उसके बाद नंबर 4 में कहता है कि एविडेंस ऑफ विटनेसेस बाय प्रोड्यूसिंग द एफिडेविट ऑफ सच विटनेसेस अ कॉपी ऑफ विच शैल बी सप्लाइड टू द अदर पार्टी, यानी सिंपल बात करता है जो एविडेंस एज अ विटनेस जो आता है तो उसका एफिडेविट करवाया जाता है, वेरिफिकेशन करवाई जाती है। और जो अदर पार्टी होती है तो उनके पास ये राइट होता है कि आप जो विटनेस लाए हैं उनसे हम सवाल जवाब करें, यानी क्रॉस जो एग्जामिनेशन होती है वो अदर पार्टी के पास ये राइट होता है कि उनसे सवाल जवाब जो है वो करें। पॉइंट नंबर 4 में सिंपल यही बात करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फाइनल यही होता है द कंट्रोलर शेल फ्रेम इशूज़ राइजिंग बिटवीन द पार्टीज़। जो कंट्रोलर होता है, जज होता है, वो सारे इश्यूज़ को जो है वो तरतीब में लिखता है एंड स्टेट दैम ब्रीफली इन जजमेंट, और लास्ट में एक जजमेंट देता है यानी जिसको हम फैसला भी कहते हैं। तो ये सिंपल जो है वो प्रोसीजर है इस एप्लीकेशन का कि जो भी मकान मालिक और जो किराएदार होते हैं उनके बीच में जो इश्यूज़ आ जाते हैं तो एप्लीकेशन जो फ़ाइल करता है तो उसको एप्लीकेंट कहा जाता है, जिसके खिलाफ करता है उसको रिस्पोंडेंट कहा जाता है। तो इस प्रोसीजर के तहत उनको जो है वो हल निकालते हैं। उसके बाद सेक्शन है सेक्शन 20 पावर ऑफ सिविल कोड। सिंपल बात करता है इसके जो पावर ऑफ सिविल कोड के बात करता है कि जो कंट्रोलर होता है उसके पास कौन से सिविल कोड के जो है वो पावर होते हैं। लास्ट वाले पोर्शन में अगर देखें तो 3 लिखे हुए हैं। ABC कहता है समनिंग यानी तलब करना, एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, यानी किसी को तलब करना और अटेंडेंस के लिए बुलाना। तो ये भी सिविल जो है वो पावर होता है कंट्रोलर के पास। किसी को भी तलब करना, जो है वो सबूत पेश करने, कोई रिसिप्ट पेश करने, या किसी चीज़ के लिए मालूमात के लिए कोर्ट में उनको जो है वो समन कर सकता है। पॉइंट नंबर 2 में कहता है डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंट्स अगर कोई रिसिप्ट है, कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको जो है वो कोर्ट में जो है वो लाने के लिए भी जो है वो इनके पास पावर है कि किसी को भी कह सकते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में प्रोड्यूस करें। और नंबर 3 इंस्पेक्टिंग द साइट, यानी किसी भी जगह का मुआयना कर सकते हैं जहाँ पे इनका इशू हुआ है। तो ये 3-4 जो हैं वो पावर्स हैं सिविल कोड के, जो सिविल प्रोसीजर में भी बताए गए हैं। सेक्शन नंबर 20। उसके बाद सेक्शन है
सेक्शन 21 जिसमें अपील कहा जाता है, एनी पार्टी एग्रीड बाय एन ऑर्डर, यानी जो एग्रीव्ड पार्टी होती है, जो फैसला आ जाता है कंट्रोलर की तरफ से, अगर उनसे खुश नहीं होती, वो कहते हैं कि ये फ़ैसला जो है वो गलत है, तो वो अपील के लिए जाते हैं। तो ये अपील के लिए कहाँ जाएंगे जब ये इनका इशू आ जाता है मालिक मकान और कंट्रोलर, यानी कंट्रोलर के जो फैसले से जो इशू आ जाता है, तो वो अपील के लिए कहाँ जाएंगे? तो कहता है कि मेड बाय द कंट्रोलर मे विद इन 30 days ऑफ सच ऑर्डर प्रेफर एन अपील टू द डिस्ट्रिक्ट जज हैविंग जुरिस्डिक्शन, यानी उसी जुरिस्डिक्शन, उसी एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उनके पास इसकी जो है वो अपील फ़ाइल कर सकते हैं, वो भी 30 दिन के अंदर, कि हम इस फ़ैसले से जो है वो खुश नहीं हैं, और लिहाजा वो अपील में जाते हैं और अपील वहाँ पे फ़ाइल करते हैं। हम तो अमूमन ऐसे ही जाते हैं, जब केस जो है वो नहीं होता तो हाई कोर्ट, ऊपर वाली कोर्ट में जाते हैं, लेकिन ये कंट्रोलर का जो फ़ैसला होता है, उसकी जो अपील होती है वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाती है। आई होप कि आपको तीनों समझ में आ गए होंगे, जिसमें हमने प्रोसीजर भी पढ़ा और सिविल कोर्ट के पावर्स भी पढ़े, और उसके साथ साथ अपील भी पढ़ा कि अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाती है, उसी जुरिस्डिक्शन के। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।